मुकेश हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व में अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कुलदीप कुमार जी, हमारे पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा के लिए सतपाल रायजादा जी की धर्मपत्नी श्रीमती अंजना रायजादा जी, हमारे पार्टी के यहाँ पे चुनाव के प्रभारी देसाई जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रंजीत राणा जी, अध्यक्षों के ही कतार में हमारे नरमानी जी भी बैठे हैं और कपिला जी भी यहाँ पे बैठे हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छी इनिंग्स जो है जिला प्रधान के तौर पे खेली है। और जसपाल बटोली जी चेयरमैन बीडीसी, रविंदर सोहट जी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, इनकी तो हाइट इतनी है कि माइक भी जो है तौबा कर रहा था। और हमारे संजीव कंवर जी पार्टी के सेक्रेटरी हैं। रवि बस्सी जी मेरी जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी है संतोगढ़, वहां से संबंध रखते हैं, बड़े ही डायनेमिक नेता हैं। बोधराज जी हमारी कांग्रेस पार्टी के ऊना जिला के वरिष्ठ नेता हैं। राघव जी प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस, और चांद ठाकुर जी प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट एनएसयूआई, और खासतौर पे इस पंचायत के प्रधान उप प्रधान राजेंद्र प्रिंस जी और राहुल मेनन जी बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटीज हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की। ब्लॉक अध्यक्ष सेवादल सहगल जी, अध्यक्ष युवा कांग्रेस ऊना गुरजीत मान जी, महिला कांग्रेस के सीमा शर्मा जी, और हमारे नेता कॉमरेड जी आपके बीच में बीमारी के बावजूद भी हमारे बीच में आए हैं, इनका भी हम आभार जताते हैं। और नीचे भी, मंच से नीचे भी बहुत विभूतियां बैठी हैं। रोही साहब बैठे हैं, हम इनके स्टूडेंट रहे हैं, और लाली जी बैठे हैं, और ऐसे काफी कांग्रेस पार्टी के नेता नीचे बैठे हैं। शुक्ला जी बैठे हैं। और इस समय हम आपके बीच में आए हैं, रात का समय हो रहा है, और मकसद सिर्फ यही है कि हमने यहां से कांग्रेस पार्टी के लिए सतपाल रायजादा जी को कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया है। सतपाल रायजादा जी एक जाने पहचाने नेता हैं, आपके एमएलए भी रहे हैं। जब मैं नेता प्रतिपक्ष था तो जिस दिन रायजादा नहीं आता था मेरे को चिंता हो जाती थी। मैंने कहा कि अब मेरे पीछे कोई नारा लगाने वाला भी है कि नहीं है, तो मैं पीछे देखता था रायजादा खड़ा है, तो मैंने कहा अब चलेगी गाड़ी। तो ऐसे एक डायनेमिक और दबंग पर्सनैलिटी है रायजादा, और आपके पूर्व में विधायक रहे हैं, पार्टी ने उनको टिकट दिया है।
और मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि हम आपके बीच में आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि सब इकट्ठे हो जाओ। 20 साल से हमीरपुर का एमपी चल रहा है। ऊना वालों की भी तो बारी आनी चाहिए। और ये मैं आपको बता देता हूं, आप जरा सा हाथ हमारे ऊपर रखें, हम रजादा को जिता के एमपी बना देंगे। हम बना देंगे, हम बढ़ाएंगे, ताकत लगाएंगे। ये और मेरा ऊना वालों से आग्रह है, चप्पे चप्पे पे फैल जाओ। ऊना वालों से मेरा आग्रह है, जिला से ही आग्रह है, पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से आग्रह है कि हमने पहले भी पटकनी दी थी और इस दफा भी देंगे, इस दफा भी देंगे। लेकिन अपने मन पक्के कर लो सब लोग अपने मन पक्के कर लो। 24-25 दिन के बाद आपने देखना पूरे नजरिया बदला हुआ होगा, जनता का नजारा बदला हुआ होगा। और सतपाल रजादा चुनाव को गए हुए हैं। उनकी पत्नी यहां पे मिसेज रजादा यहां पे हैं। उनकी तरफ से जो है आपको आग्रह किया जा रहा है, बीच में आके वो आपसे आग्रह कर रही हैं कि आप हमें जो है दिल्ली जाने का रास्ता दो, हमें दिल्ली, हमें। और जहां तक प्रदेश का सवाल है, मैं आपको एक बात बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी दम लगा ले, हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं टूटेगी तो नहीं टूटेगी। नहीं, ये मैं यहां से जो है जयराम को भी संदेश देना चाहता हूं, देला से सीधा, देला से मैं मंडी में जयराम को संदेश देना चाहता हूं, निचक के बैठ जाओ। अभी पूरे 45 महीने आपको नारे लगाने हैं, पूरे 45 महीने। ये ऊना से, हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट से सरकार बनी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस पार्लियामेंट्री सीट से है। कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, वो चाहते हैं कि हमने हर हालत में ये सरकार गिरानी है। और ये पहला राज्य है जहां हमने ऑपरेशन लोटस को फेल किया है। ऑपरेशन लोटस हमने ऑपरेशन लोटस हमने डिफीट किया। इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, तैयारी से आए थे और होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन भाग्य इनके साथ नहीं था, भाग्य इनके साथ नहीं था। तैयारी इन्होंने पूरी की थी और अब आप देखो हुआ क्या। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के और इंडिपेंडेंट 9 एमएलए तोड़ लिए। अब वो कैसे टूटे कैसे नहीं टूटे मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप बताओ, इनका एक एमपी बना राज्यसभा का, बेचारे 9 सड़क पे आ गए।
9 सड़क पे आ गए। एमएलए बनना कोई आसान काम नहीं है। एमएलए बनना बहुत बहुत टफ काम है। जनता से वोट लेना कोई आसान काम नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं 5 दफा एमएलए बना हूं, लेकिन 5 बार बनने के बावजूद भी मैं अपनी जनता से डरता हूं। मुझे तो यही समझ नहीं आया कि जिन 9 लोगों ने ये इस्तीफे दे दिए, उन्होंने सोचा क्या। खैर, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक्स एमएलए हो जाएंगे। उन्होंने सोचा था हमने उन्होंने तो सोचा था कि उन्होंने सोचा था कि हम एक्स एमएलए, हमने बीजेपी को वोट डाल दी, कल जाके हम फिर से विधानसभा में बैठेंगे। वो जैसे ही विधानसभा में बैठने के लिए आए, वहां पे विधानसभा वालों ने बता दिया नो एंट्री। वो कहने लगे हम एमएलए हैं। उन्होंने कहा कि एक्स होने में भी देरी नहीं लगती है। उन्होंने कानून ही नहीं पढ़ा, विधानसभा का कानून ही नहीं पढ़ा। कई तो बेचारे नए नए बने थे, कुटलैड में पहली दफा बना, ग्रेट में पहली दफा बना। उन्होंने विधानसभा को मजाक में ले लिया, सोचा कि हमने वोट इधर डाल दी और स्पीकर की शक्तियां पड़ी नहीं कि स्पीकर क्या चीज है। उन्होंने सोचा जैसे हमारे खिलाफ नारे लगाते हैं, स्पीकर के खिलाफ भी लगा देंगे। स्पीकर ने 24 घंटे के अंदर उन 6 को एमएलए से एक्स एमएलए बना दिया। अब मैं आपको बताऊं, चुनाव हो रहे हैं, एक होता है पूर्व, एक होता अपूर्व। ये सब अपूर्व हो जाएंगे। जो इनका आजकल जा रहे हैं जनता में, कहते हैं 15 महीने पहले तो आपके मुंह बड़े सीधे थे। बोलो जी ऐसा ही होता है। आपने कौन सा ठीक किया? जब स्पीकर साहब ने विधानसभा से निकाला, भाग के सुप्रीम कोर्ट चले गए, देश की सबसे बड़ी अदालत में चले गए 6 एमएलए कि जी हम कल तक एमएलए थे, आज हमें एक्स एमएलए कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम तो हिमाचल विधानसभा में बैठने के काबिल नहीं हो, तुम्हें क्यों बहाल कर दिया जाए? ताकि तुम जाके फिर से सरकार तोड़ दो, वहां जाके ये गतिविधियां चलाओगे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने हिमाचल विधानसभा के फैसले पे मोहर लगा दी और 6 के 6 विधानसभा से बाहर हो गए। रेड एंट्री दर्ज हो गई। साथ में ही विधानसभा ने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया कि यहां चुनाव कराए जाए, और चुनाव आ गए। अभी आज क्या तारीख है? 7 तारीख हो गई। अभी 5-7 दिन में 3 और एक्स हो जाएंगे। जो कह रहे हैं हमारा इस्तीफा स्वीकार करो, भाई उनका भी होना ही चाहिए। जो खुद कह रहे हैं स्वीकार करो। नहीं, ऐसा है, घिसने तो पब्लिक ने, घिसने का काम पब्लिक करती है। और 6 से हो जाएंगे 9। आप बताओ कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सीटें हैं। यहां से जब जाते हैं सबके लिए सीटें लगी हुई हैं, अपनी सीट पे बैठना पड़ता है, अपनी सीट पे बैठना पड़ता है। अब जब 68 थे तो 35 आदमी मेजॉरिटी के लिए चाहिए, 6 बाहर हो गए तो 62 का हाउस हो गया। 62 के हाउस में 32 की मेजॉरिटी चाहिए। हमारे पास तो 34 है, इनके पास तो 25 है। अगर 9 पे भी इलेक्शन हो जाए, सारी पे इलेक्शन हो जाए,
25 और 9 34 बनते हैं, तब भी मेजॉरिटी मार्क नहीं पूरा होता। हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए, वो तो हमने 2 सीटें तो ऊना से दे देनी हमने। तो हमारी सरकार को किसी तरफ से कोई खतरा नहीं है, ये सारे लोग जान लें। और जो लोग हल्की हल्की ये जो मचाने की कोशिश कर रहे हैं, जयराम ठाकुर जी कहते हैं 4 तारीख को सरकार बदलेगी। अरे तुम कंगना कंगना करते रहो, सरकार नहीं बदलनी। तुमने सरकार तो आपके आशीर्वाद से हम काम करेंगे। वैसे हमारा काम करने का अंदाज भी अलग ही है। जहां पे हम मीटिंग कर रहे हैं, जुलाई महीने में यहां पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां पूरा भवन डालेंगे, यहां अगली जब दोबारा मीटिंगें करेंगे तो छत के नीचे करेंगे, टेंट नहीं डालने देंगे। ये हमारी सरकार 3 बिंदुओं पे चलती है: विकास की सरकार, कल्याण की सरकार, गरीब की सेवा की सरकार। हम मंदिर मस्जिद पे वोट मांगने नहीं आते हैं। मैंने जितने इलेक्शन लड़े, हमने हमेशा सामने वाले को कहा है अगर हमने काम किया तो वोट डालो। अगर आपको लगता है कि हमारा काम सही है तो हमें वोट डालो। और हम यहां पे काम करेंगे और हमने काम करके दिखाया है। दिल्ली में सरकार होने के बावजूद आप हमारी सरकार नहीं तोड़ सके, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। और अब भी हम डर के नहीं, खुले मन से कहते हैं तुम्हारे में दम है तो तोड़ के दिखाओ। है तुम्हारे में दम? इसलिए बस इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाह रहा हूं कि जब यहां से ऊना से 2 एमएलए सरकार तोड़ने में लगे हुए थे तो 2 बचाने में भी लगे हुए थे। हमारे पे ये क्रेडिट है। मेरी तो पत्नी का निधन हुआ था और एक वोट की जरूरत थी, मैं शिमला जाके कांग्रेस को वोट डाल के आया। ये हमारी कमिटमेंट है पार्टी के प्रति। इसलिए कांग्रेस की सरकार वो यहां पे काम करेगी 45 महीने। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी जल शक्ति विभाग में 10,000 भर्तियां होने जा रही है जून महीने में। अकेले ऊना की कोई भी स्कीम जो है बिना आदमी के नहीं होगी। लगेंगे कौन? आपके बच्चे होंगे हर स्कीम पे। अभी 350 ड्राइवर हम भर्ती करने जा रहे हैं, कंडक्टर भर्ती करने जा रहे हैं और स्कूल के शिक्षकों की और आंगनबाड़ी में बम्पर भर्तियां हम करने जा रहे हैं। सब लोग इत्मीनान से हमारे साथ जुड़े रहो, जो नहीं जुड़े हैं वो भी आके हमारी गाड़ी में चढ़ जाओ, ये मैं कहना चाहता हूं। ये हमारी गाड़ी चल पड़ी, हमारी गाड़ी चल रही है। चाहे किसी को सीट मिलती है, चाहे किसी को डंडा मिलता है, चाहे पीछे छत पे चढ़ना, चढ़ जाओ। 45 महीने बड़े जबरदस्त होने जा रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं।
ये बीजेपी वालों के पल्ले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सवाए भाषणों के। कभी कहते हैं कि पन्ना प्रमुख आएंगे। अरे ये पन्ने पुन्ने पीछे सरकार के टाइम में भी आए थे, ये सारे हमने निपटे हुए हैं। ये उस वक्त भी कहते थे आगे जी पन्ना, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3000 पन्ने हैं हमारे। हमने कहा जब हवा चलती है तो ये बरके उड़ने शुरू हो जाते हैं, ये पन्ने उड़ते हैं। और अब बारी राजदा की है। मैं आपसे ये आग्रह करता हूं, बिल्कुल हल्के में मत लो। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो कहते थे जी उनको तो कोई हटा ही नहीं सकता, और जब नतीजा निकला वाजपेयी जी की सरकार चली गई। इंडिया शाइनिंग की बात होती थी हर तरफ, और कहते थे नहीं जी भाजपा की सरकार को तो हटाना। और 10 साल मोदी सरकार के हो गए, ये बहुत इतरा रहे हैं। अरे 10 साल तो मनमोहन सिंह जी ने भी सरकार चलाई, 10 साल मनमोहन सिंह जी ने भी चलाई, वो क्यों भूलते हो? ये मनरेगा योजना सबसे बड़ी योजना मनमोहन सिंह जी ने दी थी, जो आज जिसको बंद करने के लक्ष्य से भाजपा आई थी, लेकिन आज दिन तक बंद नहीं कर सकी, आज दिन तक बंद नहीं कर सकी। संसार की सबसे बड़ी काम की योजना अगर किसी ने दी तो वो सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने दी। आज गांव-गांव में महिलाएं काम कर रही है। यहां मैं कुलदीप जी को सुन रहा था, पार्टी के हमारे अध्यक्ष भी रहे, सम्माननीय हमारे नेता है। ये कह रहे थे कि मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पाकिस्तान में खुशी होगी। अरे इतनी जल्दी क्यों भूल रहे हो? पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली कांग्रेस थी जिसने बांग्लादेश बनाया। अरे कांग्रेस के नाम से पाकिस्तान थरथराता है, कांग्रेस के नाम से, क्योंकि उनके 2 टुकड़े करना ये इंदिरा गांधी जी जैसे नेता का काम था। तो ऐसा लोगों को बहकाने के लिए आप जो भी कहें। अभी मैं इनके प्रधान जी का, बिंदल जी का भाषण सुन रहा था, तो कह रहे थे कि अमेरिका ने भी कह दिया कि हिंदुस्तान में मोदी की सरकार बनेगी। अरे हिंदुस्तान में मोदी ने भी तो कहा था कि अमेरिका में किसकी सरकार बनेगी, तो वहां किसकी बनी? आपने भी तो वहां की सरकार बनाई थी, वहां तो किसी और की बन गई जाके, जिसका मोदी जी प्रचार कर रहे थे वो सरकार नहीं बनी। तो इसलिए ना तो अमेरिका के कहने पे सरकार बनेगी, यहां सरकार वो बनेगी जो आप बनाएंगे। जब पहले चरण का इलेक्शन हुआ, इस दफा 120 सीटों का इलेक्शन हुआ, 120 सीटों का। भाजपा को पहले राउंड में 25 सीटें भी नहीं आ रही हैं, फर्स्ट राउंड के इलेक्शन में। और उसके बाद भागदौड़ लगी, आप देखेंगे उसके बाद सारा स्टाइल बदल गया। कभी कह रहे मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी कह रहे भैंस खोल लेंगे। अरे मैं यहां पे 25 साल से एमएलए हूं, बताओ किसकी भैंस खोल ली? या राजादा जी यहां पे एमएलए रहे हैं। ये सारी बातें बनावटी हैं। मंदिर की बात ये करते हैं, हम सब लोग ईश्वर को मानने वाले हैं। सबसे ज्यादा मंदिर कौन जाता है? मैं तो रोज ही मंदिर में होता हूं, मेरे पास तो मंदिरों का महकमा है। अभी और हमें क्या सिखाएंगे मंदिरों की ये बातें, जिनके यहां पे माता चिंतपूर्णी विराजमान है। हम उस जिला में रहते हैं जहां माता चिंतपूर्णी वास करती है। हम वहां पे रहते हैं जहां पे बाबा रुद्रानंद जी का पावन स्थल है। हम उस जगह रहते हैं जहां बाबा बाल जैसे संत रहते हैं। हम वहां पे रहते हैं जहां पे जोगी पंगा या बनोड़े महादेव जैसे जो है पावन स्थल आपके आसपास ही हैं। हमें कोई क्या सनातन सिखाएगा? अरे मैं तो अभी गया था बनोड़े महादेव, मैंने 25 लाख रुपया
मंदिर के लिए सरकारी कोष से दिया। आप बताओ, आपने दिया कभी? हम अभी बाबा बाल जी के आश्रम गए थे, हमने 25 लाख दिया। आपने कभी 25 पैसे दिए? अभी चिंतपूर्णी जी का भव्य मंदिर हम बना रहे हैं, लगभग 125 करोड़ रुपया खर्च रहे हैं चिंतपूर्णी जी का स्थान बनाने के लिए। हमें सनातन की बातें सिखाएंगे। और पूरे प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो हम विकास की करते हैं, काम की बात करते हैं हम। मोदी जी ने कह दिया कि प्रदेश के कर्मचारियों को, देश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी। हम अपोजिशन में थे, हमने विधानसभा में घोषणा की कि हम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन देंगे। इन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों के आंदोलन को कुचला, उन पे फायर ब्रिगेड की बौछारें फेंकी, घोड़े चढ़ाए, डंडे मारे, उनको जो है सस्पेंड किया। लेकिन हमने आके प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार दिया। 1,36,000 कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार हमने दिया। अभी एक आंगनवाड़ी सुप्रीडेंट मुझे मिली, मैंने कहा कैसे है जी? कहते 4,000 पेंशन मिलती थी, 40,000 मिलने लग पड़ी। ये है पेंशन की योजना। एक सज्जन अनाथ आश्रम में रहते थे, उनके जो है बच्चे आ गए अनाथ आश्रम में, कहते बाबा जी घर चलो। उन्होंने कहा जी अब ऐसा क्या हो गया? कहते जी आपको तो 60,000 पेंशन लग गई, हमारे से गलती हो गई, आप घर चलो, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। वो पेंशन हमने दी, और जब तक वो इस दुनिया में हैं उनको पेंशन मिलेगी। पेंशन तो हम उनको भी दे रहे हैं जो अभी ये 9 MLA जो है घर जा रहे हैं, इनको भी पेंशन मिलेगी। हिमाचल विधानसभा का कानून है, कोई एक दिन भी MLA रह ले उसको पेंशन मिलती है, तो पेंशन के अधिकारी वो भी हो गए। लेकिन ये आप देखें, ये हिमाचल प्रदेश के लोग दल बदल के कितने खिलाफ हैं और उनमें कितना गुस्सा है। अगर ये डेला में बैठे जहां पे ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ, अगर यहां पे बैठे हुए ये गुस्सा कर रहे हैं, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसियों में जाके देखो कि गुस्से का आकार क्या है। लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा है कि आपने जिस चुनाव चिन्ह पे आपको भेजा गया था, आपने उसका अनादर कर दिया। उसके बाद हमने प्रदेश में जितने भी अनाथ बच्चे हैं, जिनके मां बाप नहीं है, हमारी सरकार ने फैसला किया कि जिसका कोई नहीं उसकी सरकार है, जिसका कोई नहीं उसकी सरकार है। और हर बच्चे को जिसके मां बाप नहीं है, हमने 4,000 रुपया महीना उसको देने का फैसला किया। उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा देने का फैसला किया और 27 साल तक उसका सारा खर्चा उठाने का हमने फैसला किया। ये सरकार है, ये कल्याणकारी सरकार है। फिर हमने महिलाओं के लिए बात की थी कि हम महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे। थोड़ा सा देरी हो गई क्योंकि बरसात आई और उसमें इतना बड़ा नुकसान हो गया प्रदेश में कि हमें 4500 करोड़ रुपया जो है वहां पे लोगों के जिनके घर उजड़ गए थे उनके लिए देना पड़ा। और जयराम जी शोर मचा रहे थे 1500 क्यों नहीं दे रहे। जिस दिन हमने 1500 की अधिसूचना जारी की, बिल्ली थैले से बाहर आ गई और चुनाव आयोग के पास भागे कि ये नोटिफिकेशन रद्द कराई जाए, महिलाओं को 1500 रुपए नहीं दिए जाए। चुनाव आयोग ने कहा ये तो हम नहीं कर सकते।
ये है कि हम ये कह सकते हैं कि पैसा डालने के लिए एक आधा महीना देरी कर दी जाए। तो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए देने का क्रांतिकारी फैसला किसने किया? ये हमारी सरकार ने किया। ये हमारी सरकार ने किया। जब हम पेंशन भी दे रहे हैं और जब हम महिलाओं को 1500 भी दे रहे हैं, जब हम सारे बच्चे जिनके मां बाप नहीं है उनको गोद ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस दिशा में चल रही है। बहुत ऐसे मसले हैं जो कि समय के साथ साथ आपको सामने नजर आ जाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस दफा दिल्ली में मोदी की सरकार नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। केंद्र में सरकार नहीं बन रही है। किसी झांसे में मत आ जाना, आप अपने राजादे को भेजो। अब जब हमने शिमला में कंगना जी आई, बम्बे से आई, कहती कि प्रतिभा सिंह को चुनाव लड़ा रहे हैं, कोई और नहीं था। हमने कहा और भी दे देते हैं, भाई आप हुक्म करो। हमने विक्रमादित्य सिंह को दे दिया। अब उस दिन से जो है नींद उड़ी हुई है। अब कह रही है कि मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगी कभी। अरे आप नहीं जाएंगे, लोग भेजेंगे, ये तो लोग भेजेंगे। फिर हमने दूसरी सीट पे जब सुल्तानपुरी जी को दिया तो कहने लगे ये सीट भी गई। फिर कुछ दिन तक इंतजार करते रहे कि जी कांगड़ा में क्या होगा। जब कांगड़ा में हमने अनंत शर्मा जी को उतारा, इनकी कल्पना से बाहर बात हो गई। अनंत शर्मा जी वो शख्सियत हैं जो 10 साल तक केंद्र में मंत्री रहे और राज्यसभा में उपनेता रहे। उनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। देश विदेश में कहीं तक चले जाओ, अमेरिका तक भी चले जाओगे तो पूछोगे अनंत शर्मा कौन है, तो उसको भी पता होगा। अब वहां भी लहर खड़ी होने, फिर बात आ गई हमीरपुर में। अब कहने लगे कि यहां पे तो अनुराग जी 4 बार जीत रहे हैं। हमने कहा यहीं तो विराम लगाने आए हैं, यहीं तो हम रोक लगाने आए हैं। और ये सीट भी हम जीतेंगे। यहां पे हमारे प्रधान जी खड़े हैं, उप प्रधान जी खड़े हैं। मेरा आप सबसे ये आग्रह है, जितने भी हमारे पार्टी के लीडर्स खड़े हैं, पूरे जिले के लीडर्स हैं हमारे, ऊना से इतनी बड़ी लीड खड़ी कर दो कि कहीं से टूटे ना, कहीं से ना टूटे। चुनाव कैसे जीता जाता है? चुनाव तो हम तभी जीतेंगे जब हम घर से मजबूत होकर चलेंगे। और जितनी मर्जी ये ताकत लगा ले, हम ऊना से ऐसी निर्णायक लीड खड़ी करेंगे। और जितने लोग आप पंडाल में आए हैं, हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, और रजादा जी की पत्नी इसमें गवाह बन रही हैं कि आप क्या रजादा को दिल्ली पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे। दोनों हाथ खड़ा करके एक सोच के साथ, और रजादा की राजनीति में भी बहुत परिवर्तन है, बहुत। और जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है बहुत कुछ सीखता है, और उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। और आपके दरबार में एक नया रायजादा हम पेश कर रहे हैं, जो कि दिन रात 24/7 आपके विकास में, आपके कल्याण में, गरीब की सेवा में और ऊना का नाम ऊपर ले जाने की ललक और जुनून के साथ काम करेगा। ऐसी पर्सनैलिटी हमें सबको मिलजुल के, ताकत लगा के रायजादा के लिए काम करना है। ये नहीं है कि एक नारा इधर से लगे, एक उधर से लगे, एक उधर से लगे, सबका एक आवाज में नारा लगे और सारे एक आवाज में 3 बार सतपाल रायजादा बोलो।
और अब पूरे ऊना में हाथ हाथ लहराएगा। इसी सोच के साथ आपके बीच में दोबारा आएंगे और हम सतपाल रजादा को जो है ऊना से दिल्ली पहुंचाएंगे। इस भावना के साथ हमें काम करना है और 10 तारीख को रजादा जी हमीरपुर में नॉमिनेशन करेंगे। आप सबको हमारे साथ चलना है। आप सबको संघर्ष जो होता है, संघर्ष के लिए जो है 10, 20 दिन, 25 दिन जो है हमें लगाने हैं और उसके बाद फिर आपकी बारी है कि आप उनसे काम लेंगे। और जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो संतोगढ़ के आसपास के गांव हैं जहाँ पानी की समस्या है, वहां पे हम फुल प्रूफ जो है काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी योजना लेके आ रहे हैं ताकि वहां जो लोगों को पीने का पानी सही नहीं मिलता, उस पर हम काम कर रहे हैं। ऊना में जो ड्रेनेज बननी है 24-25 करोड़ रुपए की है, उस ड्रेनेज पे हम काम कर रहे हैं। बाकी ये आप मान के चलो, ना आपको पीने के पानी की कमी होगी, ना खेत में पानी की कमी होगी, क्योंकि ये हमारी सरकार है। ये हमारी सरकार है जिसने ये मनवा के छोड़ा है कि भाखड़ा से पानी उठाने का हमारा अधिकार है और हम किसी से नहीं पूछेंगे। पहले केंद्र से पूछना पड़ता था कि हम पानी उठा लें, अब हमें किसी से नहीं पूछना है। अपनी पाइपें सीधी डालनी है, ऊना के जिस भी कोने में पानी ले जाना है वो हमारा अधिकार है। हमने इसको केंद्र से मनवाने में सफलता हासिल की है। ये बहुत बड़ी सफलता हमारी सरकार ने हासिल की। और पंजाब से भी जो बिजली का अधिकार जो है, जो यहाँ को बिजली खींच के लानी है, उसके लिए भी हमने अभी एग्रीमेंट किया है। तो हर तरफ से हम ऊना जिला के जितने भी अहम मसले हैं उनको हल करेंगे। आपने देर रात तक हमें सुना और मैं लीडरशिप से ये कहूंगा कि एक्टिव रहे और जनता के साथ संवाद बनाए रखें और सतपाल रजादा को कामयाब बनवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।